भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है और 16वीं शताब्दी तक भारत और यूरोप के बीच व्यापार के 3 मुख्य मार्ग थे। फारस की खाड़ी मार्ग, यह मार्ग भारत से इराक, तुर्की होते हुए वेनिस और जिनेवा तक जुड़ा था और यहाँ से यूरोप के अन्य हिस्सों में वस्तुएं भेजी जाती थी। लाल सागर मार्ग, इस मार्ग के माध्यम से भारत का व्यापार अलेक्जेंड्रिया से होकर वेनिस और जिनेवा तक होता था। मध्य एशिया मार्ग, यह मार्ग मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप तक पहुंचता था। इन व्यापारिक मार्गों ने यूरोप और भारत के बीच वस्त्र, मसाले, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर अधिकार कर लिया, जो यूरोप और भारत के बीच व्यापार का मुख्य द्वार था। इसके बाद तुर्कों ने पारंपरिक व्यापार मार्गों को बंद कर दिया, जिससे यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो गईं। इसने यूरोपीय शक्तियों को भारत तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। समुद्री मार्ग की खोज। नई परिस्थितियों में यूरोपीय नाविकों ने समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। इसमें कुतुबनुमा कंपास की सहायता से लंबी यात्राएं की गईं। इन अभियानों का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार और नए क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना भी था। स्पेन के कोलंबस ने भारत की खोज में निकलकर अमेरिका 1492 की खोज की। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। वह 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक ज़मोरिन ने उसका स्वागत किया। इसके बाद पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। प्रारंभ में कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी थी, लेकिन बाद में इसे गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। 1503 से 1509 के बीच फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत आए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। नूनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ने 1530 में पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और गुजरात के बहादुर शाह से दीव और दमन को अपने अधिकार में ले लिया। मार्टिन अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45 ने प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर को भारत लाया। इसके बाद पुर्तगाली साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अंत में केवल गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहे। डच संसद के आदेश द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मार्च 1602 में की गई। डचों ने भारत में मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, बिमलपट्टनम 1641, करिकल 1645, कोचीन 1653, चिंसुरा 1653, नेगापट्टनम 1658, कासिम बाजार, बालासोर, पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित की। 1690 तक उनका मुख्य केंद्र पुलिकट था, जिसे बाद में नेगापट्टनम ने प्रतिस्थापित किया। बेदारा के युद्ध 1759 में डचों की अंग्रेजों से हार हुई। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल थल मार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह ने की थी। रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 में इस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 1608 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया। कैप्टन हॉकिंस 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी कर दिया। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1616 में डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डेनिश व्यापारियों ने 1620 में तमिलनाडु के त्रांकोर और 1676 में बंगाल के सहरामपुर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेजों के दबाव के कारण 1854 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां बेच दी। फ्रांसिस कैरन ने 1664 सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। 1664 में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई। 1742 में डुप्ले के भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था, जिन्होंने कंपनी को सैन्य और राजनीतिक रूप से मजबूत किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से 1763 के बीच 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों के परिणामस्वरूप 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया और वे केवल व्यापारिक कार्यों तक सीमित रह गए। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के दौरान स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां उभरने लगी। इसी समय बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा जैसी शक्तियां स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र रूप में उभरी। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। बंगाल में केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां जैसे सक्षम व्यक्तियों ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां, जिसे 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, ने पहले से ही 1700 से दीवान के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। उसने खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराना भेजता रहा। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई, जिसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया और फिर उसका बेटा सरफराज खां गद्दी पर बैठा, जिसे अली वर्दी खां ने हटा दिया और स्वयं नवाब बन गया। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को सत्ता संभालते ही घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल के धनी सेठों और नवाब के विरोधियों के साथ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा बिना अनुमति के कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने पर आक्रोश व्यक्त किया और उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अंग्रेज और उनके सहयोगियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें एक छोटे, अंधेरे और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में बंद कर दिया गया, जिसे काल कोठरी कहा गया। इस घटना में करीब 146 लोगों को बंद किया गया, जिसमें से कई लोग घुटन और गर्मी के कारण रात भर में ही मर गए। इस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में जबरदस्त आक्रोश पैदा किया। इसके जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर आक्रमण किया। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ।
सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात करते हुए युद्ध में निष्क्रियता दिखाई, जिससे सिराजुद्दौला को विश्वासघात का आभास हुआ और वह युद्ध से भाग गया। बाद में मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसके परिणामस्वरूप मीर जाफर 1757 से 1760 को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन उसे केवल एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 से 1763 को नवाब बनाया गया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सुधार और विरोध की शुरुआत की, लेकिन अंततः वह भी पराजित हुआ और भागकर अवध में शरण ली। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर के मैदान में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, जिससे उनका भारत में नियंत्रण और मजबूत हो गया। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसमें प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब पर और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को औपनिवेशिक राज्य बना लिया। भारत में कंपनी राज्य के विस्तार की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल यात्रा थी, जिसमें अंग्रेजों ने विभिन्न कूटनीतिक, सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय शासकों को पराजित करके और उन्हें अपने अधीन लाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। हैदर अली और टीपू सुल्तान का संघर्ष। मैसूर राज्य हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ एक कठिन संघर्ष में भाग लिया। इस युद्ध के बाद मद्रास संधि हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने जीते हुए प्रदेश लौटाने का वादा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस युद्ध में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ी चुनौती दी। युद्ध के अंत में मंगलौर की संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों, मराठों और निजाम की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ना पड़ा। अंत में श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम के किले पर विजय प्राप्त की और टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद मैसूर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न नीतियों का सहारा लिया। इनमें शामिल थी सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति के तहत भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना की सहायता के बदले उनके राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जिनके शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। फूट डालो और राज करो। भारतीय रियासतों और शासकों के बीच फूट डालकर अंग्रेजों ने अपने हित साधे। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार इन नीतियों और युद्धों के माध्यम से हुआ। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारतीय शासकों की कमजोरियों का फायदा उठाया और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। मैसूर राज्य का संघर्ष इस विस्तार में एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी और आत्मसम्मान का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा। मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष।
प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782। इस युद्ध की शुरुआत रघुनाथ राव के पेशवा बनने की आकांक्षा से हुई। उसने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों की सैन्य शक्ति के सामने अधिक सफलता नहीं मिली। अंततः सालबाई की संधि 1782 के साथ इस युद्ध का अंत हुआ, जिसमें मराठों की सत्ता को मान्यता दी गई। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805। सिंधिया और भोंसले ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पराजित किया। इस युद्ध के बाद उन्हें अपमानजनक संधियां करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपने राज्यों का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और अंग्रेजों को रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति देनी पड़ी। तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805। होलकर के खिलाफ लड़ा गया यह युद्ध भी अंग्रेजों के पक्ष में रहा। राजपुर घाट की संधि के बाद होलकर को भी अपनी संप्रभुता के लिए अंग्रेजों की शर्तों को मानना पड़ा। चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 से 1818। मराठों और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम प्रयास किया, लेकिन मराठों की संयुक्त सेना पराजित हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को बिठूर में निर्वासित कर दिया। इस युद्ध के बाद मराठा संघ की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व स्थापित हो गया। अंग्रेजों द्वारा अवध, बनारस, रुहेलखंड और पिंडारियों के खिलाफ किए गए युद्ध और संघर्ष उनके सत्ता विस्तार की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन और अकर्मण्यता का आरोप लगाकर अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नवाब को कलकत्ता में नजरबंद कर जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने रुहेलखंड में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के खिलाफ युद्ध छेड़ा, क्योंकि उन्होंने अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। इस संघर्ष में हाफिज रहमत खां मारे गए और रुहेलखंड का अधिकांश भाग अवध में मिला लिया गया। 1780 में बनारस के राजा चेत सिंह के खिलाफ वारेन हेस्टिंग्स ने युद्ध छेड़ा, क्योंकि चेत सिंह ने अंग्रेजों की फैजाबाद संधि का उल्लंघन करते हुए अधिक धन, घुड़सवार और बंदूकची की मांग को ठुकरा दिया था। चेत सिंह को पद से हटाकर उनके भतीजे को राजा बनाया गया और वार्षिक कर में वृद्धि की गई। अंग्रेजों का अफगानिस्तान, सिंध और सिखों के साथ युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के महत्वपूर्ण चरण थे। 1838 से 1842 ईस्वी के बीच हुए अफगान युद्ध का कारण अंग्रेजों का रूसी आक्रमण का भय था, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। इस युद्ध में शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शाह शुजा को अफगानिस्तान का राजा बनाने का प्रयास किया गया। 1843 ईस्वी में सिंध युद्ध हुआ, जिसमें लाई एलनबरो और सिंध के शासकों के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप सिंध के अमीर पराजित हुए और सिंध प्रांत अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। 1845 से 1846 ईस्वी में प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग और सिखों के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण सिख सेना का सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण करना था। युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई, लेकिन अंततः सिख सेना पराजित हो गई। लाहौर की संधि 1846 के अनुसार जालंधर और सतलज व्यास नदियों के दोआब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिखों को युद्ध हार जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े और इसके न दे पाने के कारण पंजाब का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा।
डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अपनाई, जिसके तहत जिन राज्यों के शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता। इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी आदि राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए कई आक्रामक नीतियां अपनाई। उन्होंने भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियां भी समाप्त कर दी। इसमें कर्नाटक के नवाब, तंजौर के राजा और नाना साहब जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। डलहौजी की इस नीति का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को और अधिक सुदृढ़ करना था, जिससे भारतीय रियासतों का प्रभाव समाप्त हो सके। इस नीति ने कई भारतीय शासकों के बीच असंतोष को जन्म दिया और 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारक बना। अंग्रेजों की भारत में सफलता के कई कारण थे। सबसे पहले बंगाल में विजय से उन्हें राजस्व का बड़ा लाभ हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अलावा उनकी सैन्य शक्ति अत्यधिक उन्नत थी। उनके सैनिक कुशल और आधुनिक शस्त्रों से लैस थे। अंग्रेजों के पास मजबूत जहाजी बेड़ा भी था, जिससे उन्हें इंग्लैंड से निरंतर रसद और सैनिकों की आपूर्ति होती रहती थी। इसके विपरीत भारतीयों के पास ऐसा कोई जहाजी बेड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने कूटनीति का भी कुशलता से उपयोग किया, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को भी सफलतापूर्वक अपनाया। भारतीय नेतृत्व की कमी और आपसी संघर्षों ने भी अंग्रेजों की विजय को आसान बना दिया, क्योंकि अंग्रेज इन संघर्षों का लाभ उठाकर सत्ता हासिल करने में सफल रहे। कंपनी राज्य का प्रभाव भारत पर एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक चली। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को अपनाया। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत के संसाधनों का अधिकतम दोहन और व्यापार को सुगम बनाना था। दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी शासन व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया, जबकि नवाब को प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। यह व्यवस्था बेहद असंतुलित थी, क्योंकि कंपनी के पास सारे अधिकार थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि नवाब के पास सभी जिम्मेदारियां थीं पर अधिकार नहीं। प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था कि भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके, ताकि कंपनी बिना किसी बाधा के व्यापार कर सके और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सके। लेकिन इस ढांचे का दुरुपयोग हुआ, जिससे बंगाल के लोगों को 1769 से 70 में पड़ने वाले अकाल जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी का भ्रष्टाचार और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई अत्यधिक भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कंपनी घाटे में जाने लगी। इसका असर ब्रिटिश संसद तक पहुंचा, जिससे कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कानून में बदलाव की मांग उठी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति, योग्यता और उनके कार्यों की निगरानी के लिए नए कानून बनाए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित और नियमित करने वाला पहला महत्वपूर्ण कानून था। इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। कंपनी के डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी
कंपनी के डायरेक्टर्स को ब्रिटिश संसद के सामने अपने सभी राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ी। कंपनी अधिकारियों की संपत्ति का विवरण। कंपनी के अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया ताकि वे अनुचित ढंग से धन अर्जित न कर सकें। बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल के गवर्नर को कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसे प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कोलकाता में न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और सैन्य मामलों पर और भी अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैन्य, असैनिक और राजस्व मामलों पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति बढ़ गई। चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसियों का नियंत्रण। चेन्नई और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल की शक्ति और भी अधिक हो गई। चार्टर एक्ट्स 1793 से 1853। चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव किए। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषदों के फैसले बदलने का अधिकार दिया और गवर्नर जनरल का नियंत्रण मुंबई और चेन्नई पर बढ़ा दिया। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिससे कंपनी का मुख्य कार्य केवल प्रशासनिक रह गया। गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से यह अधिकार छीन लिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए और कंपनी की नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी पर और अधिक बढ़ गया। इन एक्ट्स का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों का प्रशासनिक अधिकार धीरे धीरे घटता गया और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। प्रशासनिक ढांचे का विकास इस प्रकार हुआ कि भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। प्रशासनिक ढांचे का भी आधार बनी, जिसमें जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जज नियुक्त किए जाते हैं। आज भी भारत में कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक और न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था कायम है, जो कि ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक ढांचे का ही एक संशोधित और विस्तारित रूप है। इन पदों पर अब भारतीय नागरिक सेवा (IS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति अब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में संभव नहीं था। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और शिक्षा। ब्रिटिश शासन के दौरान जैसे जैसे भारत में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ी, यह महसूस किया गया कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यह कॉलेज ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय समाज,
संस्कृति और भाषाओं की शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि वे प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। 1853 में भारतीयों के लिए सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू की गई, लेकिन इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और इसका माध्यम अंग्रेजी था। इससे भारतीयों के लिए इस सेवा में प्रवेश कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की, जैसे 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज। इसके अलावा विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन और प्रसार करना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने माना कि भारतीयों को नए ज्ञान विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखने के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की गई। इसके तहत अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और फारसी को अंग्रेजी से बदल दिया गया। भूमि सुधार। अंग्रेजों ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमि कर वसूल करने के विभिन्न तरीके अपनाए। इसके तहत विभिन्न प्रथाएं लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई इस प्रथा में अधिकतम मालगुजारी वसूल करने वाले को नीलामी के आधार पर जमींदार घोषित कर दिया गया, जिससे वह गांव का मालिक बन गया। बंगाल, उड़ीसा और अवध में यह प्रथा लागू की गई। रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में इस प्रथा के तहत भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया और मालगुजारी की धनराशि 30 वर्ष के लिए तय कर दी गई। महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में इस प्रथा के तहत मालगुजारी गांवों के समूहों, महल से वसूली जाती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल जैसे सूत, कपास इंग्लैंड ले जाकर वहां की मशीनों से वस्त्र आदि बनाए, जो भारतीय हाथ से बने सामान की तुलना में सस्ता था। इस वजह से भारतीय उद्योग धंधों को भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उनका विनाश हो गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल बना। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत में विदेशी शासन को मजबूत कर लिया था। इस दौरान भारत में विदेशी शासन छल, बल, सैन्य शक्ति और अर्थबल के आधार पर स्थापित हुआ। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से ही भारतीय किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सैनिकों के बीच अंग्रेजों के साथ विवाद उत्पन्न होने लगे थे। इन विवादों ने भारत में कई विद्रोहों को जन्म दिया, जैसे कि बंगाल में सन्यासियों और फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों के खिलाफ विद्रोह। और मध्य प्रदेश में भीलों, बंगाल और बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल और गौड़ तथा मेघालय की खासी जनजातियों के अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह। हालांकि इन विद्रोहों के स्थानीय और असंगठित होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से दबा दिया, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और अंततः 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई, जिसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक
और सैन्य कारण शामिल थे। आर्थिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल लिया था, जिसमें भारतीय कच्चे माल का उपयोग कर इंग्लैंड में सस्ती वस्त्र बनाए जाते थे और भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। इस कारण भारतीय कुटीर उद्योग और शिल्पकार बुरी तरह प्रभावित हुए और अकाल एवं गरीबी ने किसानों में असंतोष बढ़ा दिया। राजनैतिक रूप से अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जैसे कि बहादुर शाह जफर का अपमान और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। इससे देशी राजाओं और जमींदारों में भय और असंतोष फैला। सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजों की नीतियां भारतीय समाज में असंतोष पैदा कर रही थी। अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य शिक्षा और रेल व्यवस्था को भारतीयों ने अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ समझा। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और मुस्लिम धर्मों का अपमान और धर्मांतरण के प्रयासों ने लोगों में आक्रोश पैदा किया। सैन्य कारणों में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और नई राइफलों में उपयोग किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस विद्रोह ने भारतीय समाज में जागरूकता और संघर्ष की भावना को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना एक संगठित और व्यापक आंदोलन के रूप में तैयार की गई थी। इस योजना का नेतृत्व प्रमुख भारतीय नायकों द्वारा किया गया, जिनमें नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह प्रमुख थे। इन नायकों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक सशक्त संघर्ष का संकल्प लिया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपा गया, जिन्हें दिल्ली का शासक घोषित किया गया। बहादुर शाह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया और उन्हें इस संघर्ष में सम्मिलित किया। आंदोलनकारियों ने रोटी और कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया और संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई, जब बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इस विद्रोह के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद मेरठ में 9 मई 1857 को 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। इस विद्रोह के बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। हालांकि 4 महीने बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया। उनकी 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। इस विद्रोह ने अन्य क्षेत्रों में भी आग की तरह फैल गई और बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। उन्होंने अंग्रेजों की पूरी सेना को कानपुर से खदेड़ दिया। बाद में अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब नेपाल भाग गए। इसके बाद तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली,
लेकिन उनके आदमियों ने विश्वासघात किया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। लखनऊ में अवध की राजधानी की क्रांति का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने किया। अंग्रेजों लखनऊ पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं। आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह भी वीरगति को प्राप्त हुई। इस महान संघर्ष को 1857 में आरंभ किया गया था, लेकिन 1858 में अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। हालांकि इस विद्रोह ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीयों ने बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन इसके बावजूद यह संघर्ष असफल रहा। इसकी असफलता के पीछे कई कारण थे, जो इस प्रकार हैं। समन्वय का अभाव। इस संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के शासकों ने अपने अपने हितों के अनुसार कार्रवाई की। कई प्रांतों के शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया, जो क्रांति के लिए घातक सिद्ध हुआ। इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद जैसे प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी इस असफलता का एक बड़ा कारण था। यदि इन रियासतों ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया होता, तो संघर्ष की दिशा कुछ और ही हो सकती थी। योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी। क्रांति के दौरान योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों के मुकाबले भारतीय नेताओं में एकता और एकजुटता की कमी थी। बहादुर शाह जफर जैसे नेता, जो क्रांति के समय लगभग 80 वर्ष के थे, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने अपने ढंग से संघर्ष का संचालन किया, जिससे संघर्ष को एक संगठित दिशा नहीं मिल सकी। अंग्रेज सैनिकों की श्रेष्ठता। अंग्रेजी सेना के पास भारतीयों की तुलना में बेहतर हथियार और सैन्य साधन थे। उन्होंने नवीन राइफलों और अन्य उन्नत सैन्य तकनीकों का उपयोग किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिख और गुरखा फौज की मदद से भी इस क्रांति को दबाया। सामरिक और आर्थिक संसाधनों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास न केवल बेहतर हथियारों की कमी थी, बल्कि उन्हें सैन्य संसाधनों और संगठन की भी कमी थी। इस कारण वे अंग्रेजों के आधुनिक सैन्य बलों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। क्रांति के परिणाम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया और एक नए युग की शुरुआत की। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। अंग्रेजी शासन का पुनर्गठन। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को पुनर्गठित किया। महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के माध्यम से कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और भारत के प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया गया। राष्ट्रीय भावना का संचार। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक संगठित और सामूहिक संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक आधारशिला का काम किया। आर्थिक शोषण का युग। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में प्रादेशिक विस्तार की बजाय आर्थिक शोषण का युग शुरू हुआ।
ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्राकृतिक संपदाओं का अधिकाधिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, प्रयागराज के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की नई नीतियों का उल्लेख किया गया था। इस घोषणा पत्र ने ब्रिटिश शासन को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और आने वाले वर्षों में भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।